गुड मॉर्निंग आप सभी को। सब ठीक ठाक। आज हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने फिजिक्स में बहुत कुछ देख लिया। अब जो चैप्टर 11 आपका जो चालू होगा, जिसका क्या नाम है, पदार्थ की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर। ये जो डुअल नेचर है, इसे मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से चालू होता है। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, हम अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, पदार्थ की द्वितीय प्रकृति। यही है ना चैप्टर? विकिरण क्या बोले? द्रव नहीं होगा, द्रव्य होगा। हाँ हाँ, ठीक है। पदार्थ की द्वितीय प्रकृति, ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिए, पदार्थ की द्वितीय प्रकृति और विकिरण। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर है, यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स चालू होता है। मॉडर्न फिजिक्स का जो बर्थ टाइम है, अगर आप इसे कहें कि कहाँ से चालू होता है, तो वो होता है 1905 से, या 1900 से बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पहले वाले को चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। ये क्लास 11 मैथ में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं किसे? सर अल्बर्ट आइंस्टीन को। ये एक छोटी सी कहानी है, सुनना पसंद करोगे मॉडर्न फिजिक्स का? चलिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। नाम तो सुना होगा, नहीं सुने हो? अरे, मैक्स प्लांक के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना है? अच्छा, नाम सुने हो, ठीक। जिन्होंने एच इंटू म्यू दिया था। ठीक है, तो जो मैक्स प्लांक है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो एक दिन अपने टीचर के पास जाते हैं, जो सर मैक्स प्लांक थे, और वो कहते हैं कि सर कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं ढूंढ सकूं कुछ खोजने लायक। तो उनके जो टीचर थे, उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें खोजने लायक सब चीज हो चुका है, फिजिक्स में कुछ बचा ही नहीं खोजने लायक। समझ में आया? अब वो भी बेचारा चुप हो गया, भाई अब कुछ नहीं बचा है तो कुछ नहीं बचा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि फिजिक्स में अब ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप क्या कर सके, इन्वेंट कर सके, खोज सके, क्योंकि जितना चीज खोजना था वो खोजा जा चुका है। ऐसे ही क्या हुआ, समय बीतते गया। जर्मनी में एक व्यक्ति पैदा हुआ था, जिसका क्या नाम था? हा? क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। सबके दिमाग में हिटलर आ रहा होगा। नहीं, हिटलर भी पैदा हुआ था। नाम तो उसी का आता है, जर्मनी इसलिए फेमस है हिटलर के लिए। तो जर्मनी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, जो जिनका नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने जो है भौतिकी की दुनिया में एक नया जो है खोज शुरू कर दिया। ठीक है, जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहां से छोड़ के यूएस चले आए थे। कहाँ चले आए थे? उनकी उम्र लगभग उस समय 19-20 साल की रही होगी। वो एक छोटे से कमरे में जो है पढ़ा रहे थे, ट्यूशन ऐसे कोचिंग टाइप को पढ़ाते थे। उनके आसपास रहने वालों को नहीं पता था कि वो इतना महान आदमी उनके बगल में है। मजाक नहीं है, उतने महान थे। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत महान व्यक्ति थे। बहुत सारे उन्होंने थ्योरी दिया, पता है कि नहीं? आइंस्टीन के नाम पर बहुत सारे जो है पेटेंट है। उनका सबसे बेस्ट जो है इन्वेंशन क्या था, बताइए? हाँ, E = mc²। इसी बस पता है, आप लोग ढूंढ के लाइएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, तो आप ढूंढ के लाना कि बता दो? ढूंढना नहीं है? हाँ हाँ, तो ढूंढ के लाना, कल बताना मेरे को। ठीक है, तो सर जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने उस समय एक मैगजीन में क्या किया था, अपना कुछ कुछ जो लिखे थे फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, उसके बारे में वहां पे क्या किए थे, प्रकाश जो प्रभाव के बारे में, उसके बारे में कुछ लेक्चर लिखे थे, कुछ लिखे थे उसके बारे में, उसको छपवाए थे। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ध्यान ही नहीं दिए। समय बीतते गया। वो जो ये पुरानी कहानी है, 1905 के पास आएगी। 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसीलिए वहीं से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, वो जो थ्योरी था जो लिखे हुए थे सर अल्बर्ट आइंस्टीन, उसको कौन देख लेते हैं? सर मैक्स प्लांक पढ़ लेते हैं। सर मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या रिलेशन है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, सर मैक्स प्लांक क्या करते हैं, उनके उस जो लिखे हुए जो स्टेटमेंट उन्हें पढ़ता है, और उन्होंने फिर कहता है
कि फिजिक्स में अभी जो स्टेटमेंट जो हुआ, जो बोलते हैं, ये सबसे बेहतर चीज है, ध्यान सुनिएगा, कि फिजिक्स में अब तक कुछ खोजा ही नहीं गया है। फिजिक्स में अब तक कुछ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है खोजना, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। और उन्होंने सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ मॉडर्न की फिजिक्स के जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो मैक्स प्लांक ने कहा था इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, आ रहा है समझ में जी? इतने महान वैज्ञानिक थे। फिर उनके उस थ्योरी पर उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज दिया गया। अभी फिजिक्स में तो कुछ खोजा ही नहीं गया है, अभी खोजने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, उनके टीचर ने क्या कहा था कि अब तो कुछ नहीं है खोजने लायक, बोले थे ना, चिट सम्मत भौतिकी खत्म हो गया, लेकिन आधुनिक भौतिकी बचा है। और आधुनिक भौतिकी हमारी दुनिया है। आज आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मेरे से बात कर पा रहे हैं, या जितने भी हम सैटेलाइट या जितने भी तरह तरह की चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये सभी अगर आप बात करें तो एक हाई एडवांस पर अगर पहुंचाने का जो सबसे काम किया है, तो किसने किया है? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक का बस खोज किया, और बाकी वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर में 50 तो चीज बना दी है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसीलिए उन्हें मॉडर्न ऑफ फादर फिजिक्स कहा जाता है, फादर कहे जाते हैं, फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, मैक्स प्लांक और उनका तो बहुत अच्छा संबंध रहा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक के कारण 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसीलिए उन्हें बर्थ प्लेस के रूप में बर्थ ईयर के रूप में मान लिया जाता है, बर्थ ईयर। ठीक है, तो चलिए, ये वैसे हमारे इस चैप्टर के टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जानकारी में बताया कि फ्यूचर में कभी जो है नॉलेज, अगर आप कोई जैसे मैथ वाले हैं, फिजिक्स के टीचर बनना चाहे तो एज अ नॉलेज। ठीक है, देखिए जो हमारा टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पूछिए, मेरे कुछ टॉपिक पूछना है तो। नहीं पता, नहीं पूछना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ध्यान सुनिएगा डेफिनेशन। एक वोल्ट पर, बोलिए मेरे साथ, किसी इलेक्ट्रॉन को, एक वोल्ट पर किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए, क्या किया, त्वरित मतलब एक्सलरेट, त्वरित किया जाए, तो उसमें से जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो उसमें से जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये पेपर में आया होगा तो लिखे हैं कि नहीं? ये लिखे हो कि दूसरा लिख कर आए हो? ठीक है, आ रहा है समझ में? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 को एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोग को? ये सब आपकी परीक्षा में यही सब आएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अगला हम छोटा सा देखते हैं, ये छोटा छोटा, ये पूरा जो चैप्टर है थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशंस, उत्सर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, क्या करना? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना किसी धातु की सतह से। कहां से, बोलिए? क्या हुआ जी, मुंडी क्यों नीचे करके, इधर देखो ना। मान लीजिए कोई धातु है, क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। याद रहेगा, परीक्षा में आएगा तो ये लिखना। नहीं समझे? नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन का किसी मेटल के सरफेस से बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को समझने से पहले इसका 3 प्रोसेस है, इसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। पहला है कार्यफलन। क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को और अच्छे समझेंगे तो उसके लिए हमें कार्यफलन, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई से। अब कंफ्यूज मत होना, सर उसमें फाई कुछ और था, इसमें फाई ऐसा नहीं। ठीक है, तो कार्यफलन को इस चैप्टर में हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, ध्यान समझिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, बोलिए डेफिनेशन, बोलिए। किसी धातु की सतह से, बोलिए मेरे साथ,
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन। याद रहेगा, न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। अगला हम देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस चीज में इसको समझने के लिए 2-3 हमें पढ़ना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हिंदी में कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या कहते हैं? नाम सुने हो, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे। क्या है देहली ऊर्जा? बोलो, नहीं पता? इसे म्यू नॉट से, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति, याद हो रहा है कि नहीं? याद करते रहिएगा। जैसे कार्यफलन क्या है? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। देहली ऊर्जा क्या है? तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति को, किसको? न्यूनतम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ना, न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, जिसे हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे लिखिए, कट ऑफ पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं विरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। पेपर में आएगा विरोधी विभव ना लिख करके आ गया, मान लीजिए संस्तब्ध विभव आ गया, ठीक है। या इसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। तो क्या है विरोधी विभव? ध्यान से सुनेंगे। वह ऋणात्मक, बोलिए मेरे साथ, वह ऋणात्मक विभव पर, यदि ऋणात्मक विभव पर, यदि ऋणात्मक विभव पर विद्युत वाहक बल क्या हो? शून्य हो। ऋणात्मक विभव पर यदि विद्युत वाहक बल क्या हो? शून्य हो जाए, तो उस विभव को हम क्या कहते हैं? संस्तब्ध या विरोधी विभव कहते हैं। ऋणात्मक विभव पर यदि विद्युत वाहक बल शून्य हो जाए, कैसा विभव पर? नेगेटिव पोटेंशियल पर यदि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कठिन थोड़ी लग रहा है? हाँ, नहीं ना? अब इसको कार्यफलन को आगे हम समझते, सॉरी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अब हम प्रकार पढ़ते हैं, जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है। आ रहा है समझ में कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के हम यहाँ पे क्या देखते हैं? प्रकार देखते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार, पहला देखते हैं तपायनिक प्रभाव। तपायनिक प्रकार का ये तपायनिक प्रभाव क्या होता है? देखिए, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है ना, क्वेश्चंस पेपर देखे हो कभी आज तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का ये पहला प्रकार है तपायनिक प्रभाव उत्सर्जन, या तपायनिक उत्सर्जन लिख दीजिए सीधा, ठीक है। क्या लिख दीजिए? तपायनिक उत्सर्जन, ठीक है। तो क्या होता है तपायनिक उत्सर्जन? यदि किसी पदार्थ को, किसको? यदि किसी पदार्थ को या धातु की प्लेट को, बोलिए मेरे साथ, गर्म किया जाए, क्या किया जाए? और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, तो उसे तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। कठिन है? नहीं समझे? यदि किसी पदार्थ को आप गर्म करें या किसी धातु को आप गर्म करें और उससे क्या निकले? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? तपायनिक प्रभाव। समझे कि नहीं? गर्म करने पर निकले, क्या करने पर? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार के क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है जी, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? यदि किसी पदार्थ या धातु में, यदि किसी पदार्थ या धातु में प्रकाश आपतित किया जाए, क्या आपतित किया जाए? और उसके कारण उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उसके कारण उससे क्या निकलने लगे?
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ा रहा हूं, अब पूरा ये थ्योरी है। यदि किसी धातु या किसी पदार्थ पर या धातु की प्लेट पर आप प्रकाश क्या करें? आपतित करें, लाइट इंसिडेंट करें, जिससे उसकी सतह से क्या हो? इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थ्योरी थोड़ा सा, ये जो चैप्टर है आप देखे होंगे बुक, पूरा थ्योरी है। ठीक है, आगे देखें। तीसरा है क्षेत्रीय उत्सर्जन, इसका तीसरा प्रकार क्षेत्रीय उत्सर्जन। ये किसके स्कूल में हो गया ये चैप्टर? किसके स्कूल में पढ़ा है इसको? अभी तक नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में है नहीं, बहुत आगे चल रहा है। नहीं, आगे वाली बात नहीं है, पीछे भी है। क्षेत्रीय उत्सर्जन क्या है? तो यदि बहुत अधिक तीव्रता वाले, यदि बहुत अधिक क्या वाले? तीव्रता वाले, ठीक है, यदि बहुत अधिक तीव्रता वाले अर्थात धन या ऋण प्लेट लगाकर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए। बहुत अधिक तीव्रता वाले या क्या किया जाए? धन या ऋण, मुझे बोलने दीजिए, बीच में कंफ्यूजन न करें। धन या ऋण प्लेट लगाकर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, जिससे यदि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो? उत्सर्जन हो, उसे हम क्षेत्रीय उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया? क्षेत्रीय उत्सर्जन क्या है? यदि आप क्या करें? धन या ऋण प्लेट लगाकर, क्या लगाकर? अधिक तीव्रता वाले का कहने का मतलब है, अधिक तीव्रता मतलब ये होता है कि यदि आप किसी कहीं पर जो है धन प्लेट और ऋण प्लेट लगाकर वहां पर आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं किसी बैटरी या किसी सहायता से, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे क्या कहोगे? क्षेत्रीय उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? इजी है ना? अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसके बारे में? कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। चलिए देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, दूसरा है कि तपायनिक प्रभाव क्या है, संशब्द प्रभाव क्या है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से धातु का एक क्या है, ये प्लेट है, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? गैल्वेनोमीटर। और जब हम इस पर इंसिडेंट करते हैं लाइट को, क्या करते हैं? जब हम प्रकाश को यहाँ पर आपतित करते हैं तो उनके बीच के जो डिस्टेंस ये खत्म हो जाता है और फिर यहाँ पर विद्युत उत्पन्न हो जाता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है और वह किसकी ओर गमन करने लगता है? एनोड की ओर क्या करने लगता है? वह गमन करने लगता है। समझे कि नहीं? यहाँ से हमने क्या किया? इस प्लेट पर हमने क्या किया? प्रकाश को आपतित किया, जिसके कारण यहाँ क्या हो गया? ये दोनों रिएक्ट करके क्या करने लगे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने लगे और वह किधर आने लगे? एनोड की ओर। उसे हम धारा मापी से चेक कर लिए। तो यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी कारण ये फोटो सेल, इन सभी कारण आप जानते हैं कि गेट जो है क्लोज होता है, बंद होता है, ऑटोमेटिक गेट होता है ना, कांच का बना हुआ, ये सब इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, क्या पता था आपको? नहीं पता था? यस, वेरी गुड, कई लोगों को पता था। इसका हम लॉ देखते हैं, नियम देखते हैं, इसके क्या क्या नियम है। इसके 4 नियम है। कितने नियम है? 4। इसके 4 नियम है। इन चारों नियमों को आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, किसके 4 नियम? अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पर 4 नियम दिया। पहला नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कोई समय नहीं लगता है। लिख दूं क्या? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए समय पश्चाताया नहीं लगता, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए समय की जरूरत नहीं है। अगर प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। समझ में आया कि नहीं? प्रकाश पड़ा और इलेक्ट्रॉन
निकलने लगा। समझे कि नहीं? अब उत्सर्जित, दूसरा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा नियम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो देखिए, ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। ध्यान से सुनिएगा, किस पर निर्भर करता है? यह तीव्रता पर, तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर नहीं। बहुत कंफ्यूजन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करेंगे, उसकी तीव्रता पर निर्भर करेंगे। किस पर निर्भर करेंगे? जितना अधिक आप प्रकाश की तीव्रता दोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझे कि नहीं? उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, वो तीव्रता पर करता है। जितना अधिक आप प्रकाश हो आप उस पर आपतित करेंगे उतना अधिक क्या करेगा? वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिलीज करेगा। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं? अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, देखिए मैं यहीं पर कंफ्यूज हो गया। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो उसका वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर नहीं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है, और किस पर नहीं करता? तीव्रता पर नहीं। समझ गए? मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस धातु की प्लेट से, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके क्या क्या बोले, ना कि उसकी तीव्रता पर। आप कितना प्रकाश आपतित कर रहे हैं उस पर उसकी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगा। उसका जो वेग है, मतलब कितने वेग से स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा। समझे कि नहीं? समझ में आया? कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो? फिर से बताओ। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए समय नहीं लगता, प्रकाश या इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ये नहीं कि आया थोड़ा रुक जा, थोड़ा देर से निकल रहा हूं, ऐसा नहीं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी तीव्रता पर निर्भर करेगा, न कि उसकी आवृत्ति पर। मतलब आप जितना ज्यादा प्रकाश डालेंगे किसी प्लेट पर, जितना ज्यादा आप उसको तपाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझे कि नहीं? और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, वो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ना कि उसमें आप कितना प्रकाश आपतित कर रहे हो। समझे कि नहीं? अभी भी नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़े। चौथा है देहली आवृत्ति। क्या? देहली आवृत्ति या देहली ऊर्जा भी बोल सकते हैं, या देहली आवृत्ति ही लिखिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक, बोलिए, न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को हम क्या कहते हैं? हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। ये जो है, इनके चार जो है नियम है, ठीक है, ये चारों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और चारों नियमों के बेस पर एक क्वेश्चन आता है, हाइगन के तरंग सिद्धांत जो आप चैप्टर 10 में पढ़े हैं, उसके विफल होने के क्या कारण है? देखिए, हाइगन ने न्यूटन के नियम को गलत बताया कि कण के रूप में होता है, प्रकाश किस रूप में होते हैं? किसने बताया? न्यूटन ने। लेकिन उसको गलत कौन बोला? हाइगन। अब हाइगन ने भी वो बात गलत बोला था, ये कौन बताएंगे अब? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। कहाँ से क्या हो रहा है बोल दो नहीं। इसीलिए तो फिर डुअल नेचर आया जी, ठीक है, पदार्थ का डुअल नेचर। हाइगन का तरंग सिद्धांत के विफल होने का क्या कारण है? तो पहला कारण आप जानते हैं हाइगन ने क्या कहा था, कोई बता सकता है? पहला, यदि प्रकाश क्या करता है? तरंग के रूप में गमन करता है, यही बोला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा? हाइगन के तरंग सिद्धांत की विफलता, तरंग सिद्धांत का विफल होने के क्या कारण है?
प्रकाश विद्युत प्रभाव से समझाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से समझाइए हाइगन के तरंग सिद्धांत की विफलता। तो पहला उसका जो विफलता है, आइंस्टीन ने कहा था, सॉरी हाइगन ने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, और आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन नहीं करता। अगर प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता तो कोई भी कण है, कोई धातु है, तो अगर प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता इस तरीके से, तो उस पर पड़ता तो सबसे पहले उसको त्वरित करता, उसको कपाता, कंपन करता। और किसी भी धातु को आप कंपन करोगे, उसे वाइब्रेट करोगे, तो उसमें उसको समय लगेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। लेकिन उसने पहले नियम में बताया कि कोई समय नहीं लगता है, प्रकाश या निकला, प्रकाश आया और, लेकिन हाइगन ने क्या कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, और तरंग का ये नेचर होता है कि यदि वो किसी धातु पर पड़े तो सबसे पहले उसे वो कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। नहीं समझे? जबकि आइंस्टीन जी ने कहा कि भाई समय में कुछ नहीं लगता है, भाई तुरंत निकलता है, प्रकाश थोड़ा सा भी आया निकलने चालू हो गया। तो हाइगन का ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया भाई। समझ में आया कि नहीं? और दूसरा बताओ, दूसरा उन्होंने कहा था, क्या कहा था दूसरा? उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश जो होते हैं वो तरंग के रूप में गमन करते हैं, अभी बताया ना, तरंग के रूप में होते हैं, और तरंग की अपनी एक आवृत्ति होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। देखिए फ्रीक्वेंसी होती है नहीं, तरंग का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, हाँ पता है ना? अरे तरंग की एक आवृत्ति होता है कि नहीं, आवृत्ति, तभी तो आगे बढ़ते रहता है वो। तो तरंग की आवृत्ति होता है, ये हाइगन ने कहा। और आइंस्टीन ने क्या कहा कि उत्सर्जन के लिए, देखो उसने कहा कि प्रकाश की आवृत्ति होती है भाई, प्रकाश की क्या होती है, आवृत्ति होती है, उस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है लेकिन आवृत्ति पर नहीं, जबकि उन्होंने कहा था कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। हाइगन ने क्या कहा था कि प्रकाश आवृत्ति पर निर्भर करता है, तभी तो तरंग के रूप में इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और आइंस्टीन ने कहा आवृत्ति आवृत्ति पर निर्भर कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा पहला 4 नियम में दूसरा नियम है वो। तो इस कारण हाइगन के तरंग सिद्धांत का क्या हो गया, विफल हो गया। कितना झटका लगा होगा उनको। ठीक है, समझे कि नहीं? नहीं समझ आया क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ? समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा? ठीक है, तो ये है हाइगन के तरंग सिद्धांत की विफलता होने के कारण बताइए। तो आपको बताना है कि हाइगन ने ये कहा था कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है, किस रूप में गमन करता है? तो भाई अगर वो तरंग के रूप में गमन करता, उसको एक्सीलरेट करता, समय लगता, जबकि प्रकाश सीधे आते और निकलता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा कि तरंग की उसकी एक आवृत्ति होती है, अगर आवृत्ति होती, ठीक है, हाइगन ने कहा कि आवृत्ति होती है भाई, प्रकाश की अपनी एक आवृत्ति होती है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि कोई आवृत्ति नहीं होती, इलेक्ट्रॉन संख्या तीव्रता पर उसकी निर्भर करेगा, जितना प्रकाश आएगा उस पर करेगा, उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। इस प्रकार से हाइगन 4-5 नहीं, 1-2 ही दे देना, आपकी बुक में तो सब लिखा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में? अगला टॉपिक है यहाँ पे आइंस्टीन फोटो सेल इक्वेशन। आइंस्टीन प्रकाश सेल समीकरण, या आइंस्टीन का समीकरण सीधे पूछ दे तो आपको इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है बता रहा हूं। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कि प्रकाश में जो ऊर्जा व्यय होता है, ठीक है, आप जानते हैं प्रकाश से ऊर्जा क्या होता है, व्यय होता है कि, हाँ, प्रकाश में जो ऊर्जा होता है और ऊर्जा का व्यय होता है, आप जानते हैं ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, तो भाई ऊर्जा हानि भी तो होता होगा। ठीक है, तो मान लो प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, जिसको आपने फोटान कहते हो, जो मासलेस पार्टिकल होता है, ऐसा जो है बताया गया था। ठीक है, ध्यान सुनिएगा ना लेक्चर को। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है या प्रकाश से जो आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम, उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, फोटान, उसमें उसको क्या पार्टिकल कहा जाता है, फोटान पार्टिकल कहा जाता है, जिसको मासलेस कहा गया। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक बात कहना चाहते हैं कि प्रकाश में जो ऊर्जा होता है वह दो रूप में खर्च होता है। कितने रूप में व्यय होता है? दो रूप में। एक होता है कार्यफलन, मतलब उसको निकालने के लिए आवश्यक, ठीक है, और वह गतिज ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? गतिज ऊर्जा में। अर्थात जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो कितने रूप में व्यय होती है? दो रूप में, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा का व्यय दो रूप में होता है। एक होता है आपका कार्यफलन, जिसे आप फाई कहते हैं, और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा 1/2 mv का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, इसी रूप में होता है ना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हमको मैक्स प्लांक ने ऊर्जा का क्या समीकरण दिया? E बराबर एच म्यू, पहले भी पढ़ाया गया था। E बराबर एच म्यू दिया गया था कि नहीं? अरे याद करो ना, भूल जा रहे हो। मैक्स प्लांक ने क्या कहा? मैक्स प्लांक का जो ऊर्जा उन्होंने बताया E बराबर एच म्यू, ये दिया था। और ये जो ऊर्जा है प्रकाश की, जो ऊर्जा, ये आइंस्टाइन ने बोला कि जो ऊर्जा है प्रकाश की वो दो रूप में खर्च हो जाता है। एक आपका कार्यफलन में, वर्क फंक्शन में, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। अब ऊर्जा निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो गति तो करेंगे ना। तो ये जो ऊर्जा है मतलब ये बराबर इन दोनों के, E बराबर 5 + 1/2 mv स्क्वायर होगा। नहीं समझे? ये E बराबर एच म्यू है और ये भी तो ऊर्जा है ना, देखो E है ये भी, ठीक है। ये ऊर्जा किस रूप में विभक्त हो रहा है? 5 + 1/2 mv का स्क्वायर। ये दोनों एक साथ तो प्लस में रहेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? दोनों का LHS बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच म्यू इक्वल्स टू 5 + 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो भी है V0 हो जाए। क्यों हो V0? उसको सिर्फ इतना ही आवृत्ति दिया जा रहा है, उसको सिर्फ उतना ही आवृत्ति दिया जा रहा है जो सिर्फ क्या कर रहा है, बस उसे निकालने में काम आ रहा है। किसे निकालने में? इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। उसको बस इतना ही ऊर्जा दिया जा रहा है जो सिर्फ उसको निकालने का कार्य कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। फिर से सुनिएगा लेक्चर, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मान लीजिए V0, ठीक है, उसको सिर्फ उतना ही ऊर्जा दिया जा रहा है जितना उसको सिर्फ इतना ही, बस उतना ही ऊर्जा दिया जा रहा है, ठीक है, उतनी ही आवृत्ति दी जा रही है, उतनी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है जिससे क्या निकले, वह बाहर निकल सके। उस ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ उतना ही आवृत्ति दिया जा रहा है, उतना ही फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है जिससे क्या हो सके, वह बस निकल सके। गतिज ऊर्जा नहीं कर पा रहा है तो गतिज ऊर्जा के लिए वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच म्यू और हो जाएगा 5। समझे कि नहीं? ठीक है, ये 0 हो गया, 1/2 mv के स्क्वायर 0 हो गया। देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या कीजिए आप, इसको आप एक इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से एच म्यू और फाई का मान है एच, अब ये क्या हो गया? μ0 हो गया है, ठीक है। एच μ0, ये जो म्यू है अब ये क्या हो गया है? ये μ0 हो गया है। क्या हो गया है? ये μ0। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? सॉरी ये तो ये होगा आपका एच म्यू और ये वाला क्या हो जाएगा? एच μ0। समझे कि नहीं? फिर से समझा रहा हूं, देखो देखिए मैंने क्या कहा, एच म्यू बराबर 5 + 1/2, ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा? μ0 हो जाएगा। तो ये म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? हम μ0 लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से ये समीकरण 1 है एच म्यू, तो एच म्यू 5 का मान एच μ0 + 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है जी, ओके। आगे देखिए, ये इधर आ गया ये वाला वैल्यू, तो एच म्यू माइनस एच μ0 इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर।
यहाँ से एच को कॉमन कर लेते हैं तो होगा म्यू माइनस म्यू नॉट और होगा 1/2 mv² इसी को आइंस्टीन का प्रकाश शेल का समीकरण कहा जाता है। ठीक है, एक बार और बताऊं। देखिए, प्रकाश की ऊर्जा दो रूप में खर्च होती है, कार्य फलन और गतिज ऊर्जा में। मैक्स प्लैंक ने नियम दिया ऊर्जा बराबर जो होता है एच म्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यही ऊर्जा जो है, यही जो ऊर्जा होती है खर्च होती है। अब खर्च हो गई तो अब मान लो उसको सिर्फ उतना ही ऊर्जा दिया जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन बस निकल सके, तो उसको गति नहीं मिल पा रही, तो काइनेटिक एनर्जी उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई और अगर म्यू बराबर क्या हो जाए, म्यू नॉट हो जाए, तो ये म्यू नॉट हो गया। अब समीकरण 1 में हम फिर इस वैल्यू को रखते हैं, एच म्यू का एच म्यू फाई का मान एच म्यू नॉट, इसका वैल्यू ये हमने पुटअप कर दिया, ये उधर चला गया तो माइनस हो गया, एच कॉमन हो गया, बाकी कुछ नहीं। समझे कि नहीं? यही आइंस्टीन का क्या है, समीकरण है कि नहीं? कुछ पूछना है यहीं पे क्रिश? पूछो। देखिए, हम जानते हैं कि विकिरण जो होती है, रेडिएशन, ठीक है, उसका डुअल नेचर होता है। क्या होता है? डुअल नेचर। कहीं पर वह तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कहीं पर वह कण की तरह व्यवहार करता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकृति को तो उसकी जो प्रकृति होती है, किसकी प्रकृति? विकिरण की जो प्रकृति होती है वो किस टाइप की होती है? तो डुअल नेचर का होता है। अर्थात जो विकिरण होते हैं वो क्या होते हैं? तरंग के रूप में भी कार्य करते हैं और कण के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया जी? तो डी ब्रॉगली ने फिर जब डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य या द्रव्य, आप लोग देखिए आपकी बुक में हेडिंग दिया होगा, प्रकृति लिखिएगा, द्रव्य की तरंग प्रकृति, द्रव्य की तरंग प्रकृति, द्रव्य की तरंग प्रकृति, या जिसे आप क्या कहेंगे, डी ब्रॉगली का इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य। देखिए, अगर इस नाम से ना पूछे तो आपको ये पूछ सकता है डी ब्रॉगली का इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, क्या है, उसके लिए सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे? 1924 की बात है, एक भौतिक शास्त्री थे, ठीक है, जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। क्या नाम था? लुइस डी ब्रॉगली। उन्होंने एक कल्पना प्रस्तुत किया। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, वो कहाँ के? फ्रांस के। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये ऊर्जा, द्रव्य और विद्युत चुंबकीय विकिरण से क्या है? विद्यमान है, यह बना हुआ है। समझिए, मतलब पूरा जो है हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण ऊर्जा, द्रव्य और विकिरण या चुंबकीय विकिरणों से क्या है? मिलकर बना हुआ है। ठीक है जी, एनर्जी, मैटर, इन सभी से क्या है? हमारा यूनिवर्स बनकर रेडी हुआ है। ऐसा किसने कहा? डी ब्रॉगली ने कहा। ठीक है, अगर विकिरण की डुअल नेचर होता है, उन्होंने कहा डी ब्रॉगली ने, अगर जो विकिरण है वो डुअल नेचर की तरह व्यवहार करता है तो पदार्थ भी कैसा व्यवहार करेगा? डुअल नेचर की तरह व्यवहार होना चाहिए। नहीं समझे? देखो, विकिरण क्या है जानते हैं? चुप हो गए भाई, क्या है बताइए? विकिरणें प्रकाश की एक रोशनी है, समझिए, किरणें हैं ये। ठीक है, तो ये जब वो डुअल नेचर होते हैं, कण और तरंग के रूप में होते हैं, तो उन्होंने कहा जो पदार्थ होते हैं, जो जितने पदार्थ हैं, वो सभी भी क्या होंगे? वो भी डुअल नेचर की तरह होंगे। ऐसा किसने कहा? डी ब्रॉगली ने कहा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होता है। जितने कण होते हैं, जो भी छोटे छोटे मान लो कण है, ठीक है, उन सभी के साथ क्या रहेगा? तरंग रहेगा, जिसे हम डी ब्रॉगली का तरंग या द्रव्य तरंग का सिद्धांत कहते हैं। समझे कि नहीं? यहाँ तक नहीं समझे? द्रव्य की तरंग प्रकृति समझ में आया क्या है? डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रत्येक गतिशील कण में क्या होता है? तरंग निहित होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? समझे कि नहीं? जितने भी मैटर होंगे उन सभी में क्या पाया जाएगा? वेव होंगे ही होंगे। पार्टिकल्स वो हैं, उनके साथ क्या मतलब वो डुअल नेचर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैक्स प्लैंक का समीकरण आप जानते हैं, इसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन है। मैक्स प्लैंक का समीकरण वो था E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आइंस्टीन का आप समीकरण जानते हैं, E बराबर mc², इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से E² और ये h न्यू।
यहां पर आप जानते हैं, ठीक है, m और h न्यू और ये c स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हम जानते हैं, आपने पढ़ा था वेग बराबर म्यू नॉट इंटू लेमडा, पढ़ा था ना? वेग बराबर आपने क्या पढ़ा था? न्यू इंटू लेमडा, पढ़ा था कि नहीं? तो मान लो आपने एक चीज पढ़ा था, v इक्वल्स टू न्यू नॉट लेमडा, पढ़े थे। और यहाँ पर जो प्रकाश की जो चाल है वो c है, यहाँ पे क्या है? c है। तो इसको मैं c ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? c ले लेता हूँ। और मान लीजिए मुझे इस न्यू का मान चाहिए, तो c बाई लेमडा होगा, न्यू का मान होगा कि नहीं? तो यहाँ पे न्यू की जगह इसको मैं रख दूं m इक्वल्स टू h, और इसकी जगह इस वैल्यू को पुटअप कर देता हूँ। ये कोई दिक्कत? एक सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू h c लेमडा होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं? और आप जानते हैं, ठीक है, और आप एक बात जानते हैं, आपने कक्षा 11वीं में संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन पढ़ा था, याद करो तो। हाँ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसको इसको याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे आपने पढ़ा था भाई, याद करो। ठीक है, इसको समीकरण आप 3 दे दीजिए। ठीक है, ये है समीकरण 3। द्रव्य की तरंग प्रकृति के लिए एक छोटा सा ये सूत्र है यहाँ पर। और आप जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? P इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, तो इसको m इंटू सी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की चाल c है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर P इक्वल्स टू एम का मान क्या है? h c लेमडा और a c, ये c ये कैंसिल हो जाएगा, होगा P इक्वल्स टू h लेमडा। ये क्या है? उसके संवेग। ठीक है, उसका क्या है? ये संवेग है। अगर हम क्या करें, इसका हम तरंग दैर्ध्य निकालें, हम किसी कण या इलेक्ट्रॉन का क्या निकालें? तरंग दैर्ध्य निकालें। क्या निकालें जी? तरंग दैर्ध्य। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन p लिख सकते हैं, क्योंकि यही तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, होता है ना? फिर लेमडा इक्वल्स टू h बाई रूट 2m k, ये आपने पढ़ा था कक्षा 11वीं में। ठीक है, याद आया? तो ये p की जगह आप क्या लिख सकते हैं? रूट 2m k। ठीक है, ये क्या है डी? ये क्या है जी? ये किसी भी तरंग या इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन या कण का क्या है? तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि किसी द्रव्य की तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र को उत्पत्ति कीजिए, तो यहाँ तक बनाएंगे, द्रव्य की तरंग प्रकृति बोलेंगे, वहां तक छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? बाद में डी ब्रागली ने एक कल्पना किया, सोचा, क्या सोचा? बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया, और इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य होता है, इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसमें बिना वैल्यू पुट किए, इसमें कुछ बिना रखे, उन्होंने बस बोल दिया, क्या बोल दिया? कि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 12 पॉइंट, ठीक है, 12.27 रूट भी। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये वैल्यू खाली यही करके। ठीक है, लेमडा इक्वल्स टू 12 इंटू 27 बाई रूट भी होता है, जहां पर रूट भी का वैल्यू होता है, जहां पर भी का वैल्यू होता है 54। क्या होता है? 54, ये रूट 54। ठीक है, और इसका जो वैल्यू निकल कर आता है, जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो होता है 1.65 एंगस्ट्रॉन के आसपास ये आता है। ठीक है, आ रहे समझ में? इसे तरंग दैर्ध्य, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है? 1.65 एंगस्ट्रॉन होता है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? फिर से बताओ शुरू से, वहां से बताना है क्या ऋषिका? कहाँ से बताना है? इधर तो नहीं लगेगा। देखिए देखिए, इसका हम तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य के सूत्र है, तो लेमडा, और इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसको डी ब्रागली ने बताया, बिना किसी प्रैक्टिकल के, बिना किसी प्रयोग के, उन्होंने सीधा बताया कि वो 12.27 बाई रूट भी, और भी की जगह 54 लिख दिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1.65 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। ये डाटा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, रट लीजिएगा।
आ रहा है समझ में? अपने हिसाब से नहीं डालना, यही वैल्यू आपको पुट अप करना है। और एक बहुत ही ताज्जुब की बात है, उन्होंने खाली सोचा था मन में, ना कोई प्रयोग किया, ना कोई डिवाइस बनाया, कुछ भी नहीं, बस सोचा था और सोच के ही उन्होंने ये बस लिख दिया था कि इतना होता है भाई। कोई सबूत या कोई प्रूफ या कोई गणना उनके पास इस चीज का नहीं था कि ये 54 कहाँ से आएगा, कि ये कहाँ, इसका कोई उनके पास आंसर नहीं था। बाद में दो वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डेविसन एवं जर्मर, यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। डेविसन और जर्मर ने एक डिवाइस बनाया, उस डिवाइस के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने फिर डी ब्रॉगली के इस इक्वेशन को सिद्ध कर दिया और उन्होंने कहा कि डी ब्रॉगली इज द राइट पर्सन, उन्होंने सही बताया था। ठीक है, देखिए बिना किसी गणना के वैज्ञानिक इस तरीके के होते हैं, आ रहा है कि बिना किसी, वो अनुभव से बता दिए थे कि 1.6 पे विघटन होगा, बस कल्पना किए थे, बस सोचे थे। और जब डेविसन और जर्मन नामक दो वैज्ञानिक ने इसको बनाया, उसके ऊपर एक काम किया, तो और ब्रैग्स लॉ से, ठीक है, ब्रैग्स लॉ से जब उन्होंने बनाया उसको, इक्वेशन से, ब्रैग्स इक्वेशंस, ठीक है, 2d sin theta into n लैम्बडा, ठीक है, ये ब्रैग्स इक्वेशन होता है, ठीक है। तो उस इक्वेशन में जब उन्होंने वैल्यू को पुट अप किया तो यही वैल्यू आ गया, समझे? यह है वैज्ञानिकों की सोच। बनना है वैज्ञानिक, नहीं? ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये है बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डेविसन जर्मर का प्रयोग, चलिए हम क्या देखते हैं, डेविसन जर्मर का प्रयोग, साइलेंट, डेविसन जर्मर का प्रयोग। देखिए यहां पर ये एक कैथोड चेंबर है, क्या है ये? कैथोड चेंबर है ये, ठीक है, और ये है एनोड चेंबर। रुको अच्छे से बना दे रहा हूं, थोड़ा तिरछा हो गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एनोड चेंबर है, ये क्या है? ये एनोड चेंबर, ये कैथोड चेंबर है, और ये है फिलामेंट, हाँ फिलामेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे लगा है वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी क्या होता है जानते हैं? हाँ क्या होता है? जिसमें आप धारा को क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, उसको कहते हैं वेरिएबल बैटरी, ठीक है। ओके, समझे कि नहीं? ये क्या है? ये फिलामेंट है ये, यहां पर एक और बैटरी लगा है, और यहाँ पे रिहोस्टेट भी लगा है, ये इस तरीके से, ठीक है। देखिए इसका जो रेड सिरा इस जुड़ा है इसीलिए ये कैथोड है, इसका धन सिरा जुड़ा है इसीलिए क्या है, यह एनोड है, ठीक है। और यहाँ पर एक निकिल को क्यूबिक शेप में काटा गया है, निकिल जो धातु होता है जानते हो ना, इसको क्यूबिक शेप में काटा गया है इसको। और यहां से जब हम यहाँ पर एक नैरो होल है, क्या है? एक नैरो होल। जब प्रकाश जब धारा इसमें प्राप्त होता है, जब इसमें धारा प्राप्त होगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से ये क्या करेगा, ये आगे जो है नैरो होल जो है इस पर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जब इससे टकराएंगे, जब इस निकिल के क्यूबिकल शेप से टकराएंगे तो फिर इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन बिखर जाएंगे। समझे कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये कैथोड चैम्बर है, ये एनोड चैम्बर है, एक वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी का ये होता है उच्च विभव, ठीक है, HP हाई पोटेंशियल, और नीचे होता है लो पोटेंशियल, ठीक है। उच्च विभव और नीचे क्या होता है, निम्न विभव, ठीक है। नीचे भी बैटरी लगा रहता है। जब इसको वेरिएबल बैटरी का साइन है, ठीक है, जब चालू किया जाता है उसको, जब उसमें से धारा प्रवाह करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस
इस तरीके से इस नैरो होल से आते हैं, तो नैरो होल से यार विवर्तन हो रहा है, और जब आते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस निकिल से जब वो टकराते हैं तो वो जो है इस प्रकार से उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन बिखर जाते हैं। और फिर इसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक डिटेक्टर, देखने के लिए ये डिटेक्टर होता है, जिसमें एक स्केल लगा रहता है कर्व शेप में काट के, ठीक है, एक स्केल लगाए जाते हैं जो रीडिंग करता है। ये डिटेक्टर है, संसूचक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या कहते हैं, संसूचक। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझे मैंने क्या कहा? यहाँ पर एक नैरो होल है जहां से इलेक्ट्रॉन पुंज जाएगा और इस निकल से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा बनता है, यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा, इसको कहते हैं पृष्ठ स्पर्श कोण। क्या कहते हैं, पृष्ठ स्पर्शी कोण। उस पृष्ठ को देखो टच कर रहा है, तो ये स्पर्शी कोण है, उसको टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ये दोनों, और ये है इसका ग्लैंसिंग, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, ये पूरा क्या एंगल ऑफ ग्लैंसिंग, तो ये 5/2 और ये क्या होगा 5/2, इस तरीके से। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जब उसको उन्होंने देखा, जब ये इस प्रकार का जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखे, जब इलेक्ट्रॉन पुंज, जब इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन बिखर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, जब ये फाई है, इसको फाई कहते हैं, जब फाई का जो वैल्यू है, फाई का जो मान है वो 50 डिग्री के आसपास होता है। जब फाई कितना होता है 50, तो गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का जो ये विक्षेप है, ये जो डिटेक्टर है, जब वो 50 के आसपास आता है, जब एंगल ऑफ ग्लैंसिंग जब वो 50 के पास आता है, तो उन्होंने देखा कि विक्षेप बहुत अधिक हुआ। नहीं समझे? जब 50 डिग्री के एंगल पर जो ग्लैंसिंग एंगल जो वहां पर बना, तो वहां पर क्या हो, विक्षेप बहुत अधिक क्या हो गया, बहुत अधिक विक्षेप हुआ। आ रहे हैं समझ में? देखिए आपकी बुक में आप लोग देख सकते हैं अलग अलग वोल्ट है, यहाँ पे अलग अलग वोल्ट लिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब फाई जो है 50 और वोल्ट 54 वोल्ट लिया गया। कितना वोल्ट लिया गया, 54 वोल्ट वोल्टेज जब लिया गया, तो सबसे अधिकतम और त्वरित वोल्टेज मान को बढ़ाने पर फुलाव घटने लगा। और अर्थात मतलब जब फाई 50 डिग्री और वोल्ट विभव जो है 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन अधिक शक्तिशाली होता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग के समान व्यवहार करता है और निकिल क्रिस्टल विवर्तन ग्रेटिंग के रूप में कार्य करता है। फिर से समझा रहा हूं, जो इसका जब ये इसका जो मतलब कहने का मतलब यह है कि जब 50 अलग अलग जब वो रीडिंग करते गए, विक्षेप करते गए, तो उन्होंने देखा कि 50 डिग्री पर 50 डिग्री पर उसका विक्षेप सबसे ज्यादा हुआ। उधर हो गया मान लो 51 या मान लीजिए 49 या 30, उस पर नहीं, जब वो 50 पर आया, ठीक है, और उस पर जो वोल्टेज है 54 का दिया गया, विभव कितना दिया गया 54 का जब उसको दिया गया, तो उन्होंने क्या पाया कि इसका जो विक्षेप है सबसे ज्यादा होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ऐसा उन्होंने डेविसन और जर्मन ने पाया। समझे कि नहीं? नहीं समझे? फिर से बताना है क्या? डेविसन और जर्मन ने एक इस प्रकार का डिवाइस बनाया, छोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा डिवाइस होता है। जब उन्होंने प्रकाश की पुंज जो इस प्रकार से एक नैरो होल से इस निकिल के घनाकार जो है क्रिस्टल पर आया, ये निकिल का क्रिस्टल है। क्या है ये? इस निकिल के क्रिस्टल में क्या हुआ, जब ये आया तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलग अलग भाग में बिखर गए, इलेक्ट्रॉन बिखर गए, और ये डिटेक्टर उसको रीडिंग करके बताते गया। लेकिन जब वो 50 के पास आता था, अब रीडिंग चेंज करते थे क्योंकि वेरिएबल बैटरी अलग अलग पावर देते थे। जब 54 वोल्ट दिया गया, वोल्टेज को कम ज्यादा करते थे उधर से, जब 54 वोल्टेज दिया गया, तो उन्होंने देखा कि 50 जो उसका जो एंगल ऑफ ग्लैंसिंग हो क्या हुआ, 50 डिग्री पर सर्वाधिक क्या हो गया, वह शक्तिशाली हो गया। कहने का मतलब ये है, समझे कि नहीं, मतलब उसका विक्षेप 54 डिग्री पर उसका विक्षेप सबसे ज्यादा हुआ, विचलित ज्यादा हुआ। 54 डिग्री पर 54 वोल्ट पर और 55 पर उसका जो विक्षेप है या उसका जो विचलन है सबसे अधिक हुआ, सबसे शक्तिशाली हुआ। समझे अब कि नहीं समझे? इधर आप लोग समझ गए ना? देखिए
डेविसन जर्मन ने ये तो प्रयोग किया, इसके बाद उन्होंने थीटा का गणना किया, फाई का मान तो निकाल लिए, अब थीटा की गणना के लिए इसी को उन्होंने इस रूप में बताया। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसका एक छोटे से पार्ट को इस तरीके से लिया, ये क्या है, ये निकिल का क्रिस्टल है, और ये जो है जो दिख रही है इसको लंब मान लिया। देखिए ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो जब प्रकाश की किरण आएगी, आपतित होगी, इंसिडेंट, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, होगी, ठीक है, क्या हो गई, इस तरीके से वह परावर्तित हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 5/2, ये एंगल बना रहा हूं, ये 5/2, और ये क्या हो गया 5/2। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, जो उसके स्पर्श से बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया थीटा। तो इस थीटा की गणना करना है हमको, थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये 5/2 मतलब इतना, ये क्या बन रहा है, ये इतना 90 है, कितना है ये 90 है। तो 90 में हम इस थीटा इसको घटा देंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा, इतना वैल्यू क्या है 90 है, 90 में इसको घटा दोगे इस थीटा का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको वैल्यू को फाइंड करते हैं, थीटा की गणना करते हैं, ठीक है। 90 माइनस 5/2 और थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 5 का मान कितना है यहाँ पे 50 है, 50/2, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 25, फिर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ये 65 होगा, ठीक है। समझे कि नहीं यहाँ तक, कि थीटा का वैल्यू कितना निकल कर आ गया यहाँ पे 65, ठीक है। अब डेविसन जर्मन ने क्या किया, ब्रैग्स के नियम से, किसके नियम से, ब्रैग्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्रैग्स का लॉ या ब्रैग्स समीकरण, ब्रैग का नियम, ठीक है। इसके नियम से उन्होंने क्या किया, उसके तरंग दैर्ध्य की गणना किया, ठीक है। किसकी गणना किया, उसके तरंग दैर्ध्य, वो होता है n लैम्बडा 2d साइन थीटा, ये उसका वैल्यू है जी, किसका वैल्यू है बताइए, ब्रैग का ये समीकरण है, सूत्र है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक। तो स्टार्ट करें आगे बनाने का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस बोर्ड पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। आगे उन्होंने क्या देखा कि यदि n मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और d मतलब उस निकिल के अणु मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी वो 0.91 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। निकिल के बीच के अणुओं की, दो अणुओं के बीच की दूरी वो 0.91, और यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर दिया, वो रख दिए, ठीक है। तो n की जगह 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0.91 मल्टीप्लाई साइन, और थीटा का वैल्यू क्या आया है 65, ठीक है। फिर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0.91 मल्टीप्लाई साइन 65 का जो वैल्यू होता है, आप टेबल चार्ट में जब आप देखेंगे तो वैल्यू निकल कर आता है 0.93, क्या निकल कर आता है 0.93, ठीक है। और जब इसको सॉल्व किया गया तो वो निकल कर आया 1.67 एंगस्ट्रॉन के आसपास, ठीक है। और आपको याद होगा कि डी ब्रॉगली ने भी बोला था कि 1.65 होता है करके, याद आया। अब उसके पॉइंट के एक दो पॉइंट के बाद एक 1-2 नंबर में कोई डिफरेंट नहीं होता है, देख लीजिए कितनी महान सोच थी उनकी, बिना किसी प्रयोग के बता दिया, और उतना ही निकल कर आया कि नहीं। यहाँ पर डेविसन जर्मन ने ब्रैग्स नियम से जो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य निकाला वह डी ब्रॉगली के तरंग दैर्ध्य के क्या था, समान था। अगर आपको पूछे डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य को आप समझाइए डेविसन जर्मन के प्रयोग से या ब्रैग्स के नियम से, तो आपको इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये इजी है, कैसे बनाए हो समझ में आया। वेरिएबल बैटरी है जिसके विभव को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन पुंज इस तरीके से गया, ये एनोड चेंबर है, ये कैथोड चेंबर है, ठीक है। यहाँ पर रियोस्टर्स लगा हुआ है नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, धारा को कम ज्यादा करने के लिए। यहाँ पर जब प्रकाश पुंज गया निकिल के इस क्रिस्टल से टकराया, उसके इलेक्ट्रॉन बिखर गए, डिटेक्टर लगा है उसको मेजर करने के लिए। यहाँ पे जब एंगल ऑफ ग्लेंसिंग जब बार बार उसका जब बार बार प्रयोग किया गया तो उन्होंने देखा कि जब वो 50 डिग्री पर आता है तो सबसे ज्यादा उसको विचलित होता है, सबसे ज्यादा उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। इसीलिए जो है
उन्होंने और कितने वोल्ट भेजा, 54 वोल्ट। तो इसीलिए उन्होंने जो है बताया कि 54 वोल्ट पर वो सबसे ज्यादा क्या होता है, विक्षेप होता है, ठीक है जी। और डिग्री कितना था, 50 डिग्री। तो स्पर्शीय एंगल उन्होंने निकाला, स्पर्शीय एंगल, ठीक है, ये पृष्ठ का स्पर्शीय कोण जब उन्होंने निकाला तो इस तरीके से थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। देख लीजिए थीटा का मान 65 आया। याद रखिएगा ये वैल्यू फिक्स है, रख लीजिएगा याद करके 65, ठीक है। फिर ब्रेग्स के नियम ये होते हैं, इसको फॉर्मूला डालें तो ये डी ब्रोगली का वैल्यू आ गया, ठीक है। कठिन है नहीं ना, ठीक। अगला अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है। क्या जी, प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, चलिए वही आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है, याद आ रहा है कि नहीं? फोटो सेल कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटो सेल या प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं, वह चेंज करता है। यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे विद्युत नेत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत नेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश विद्युत सेल के हम उपयोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको आप कहते हैं चोर घंटी, क्या कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको ब्रगलर ऐसे कुछ बोला जाता है, ब्रगलर बेल, क्या कहते हैं, ब्रगलर बेल, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक, ब्रगलर बेल, ठीक है। तो देखिए चोर घंटी, चोर घंटी मतलब चोर आने का जो संकेत दे, चोर आ रहा है उसका क्या दे, संकेत दे, उसे चोर घंटी कहा जाता है। पता है कि नहीं, चोर चोरी करने आ रहा है तो पता चल जाएगा घर वाले को या जो भी, ठीक है, उसे कहते हैं चोर घंटी। देखो आइंस्टीन की खोज देखिए, उन्होंने बस प्रकाश सेल के बारे में बताया, उस पर जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई तरीके के जो थ्योरी, अगर आइंस्टीन ये चीज नहीं ढूंढा होता तो क्या मुमकिन हो पाता ये सब चीजें, ठीक है, नहीं ना। तो देखिए चोर घंटी दो तरीके से काम करता है, या दो तरीके से मैं उसको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, उजाले में और अंधेरे में, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम एक प्रकाश विद्युत सेल बना लेते हैं, ठीक है, जगह छोटा हो जाएगा, एक मिनट। यहाँ पे लिख लीजिए उपयोग और लिखिए चोर घंटी, ठीक है। चलिए देखिए पहला, ये अलार्म है, समझिए क्या है ये, अलार्म। यहाँ पर एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रॉड लगा होता है ये, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये अलार्म है, ठीक है। अब क्या होता है उजाले में, देखिए चोर कैसे आएगा, चोर का चोरी करने का टेक्निक, पहले लाइट वाइट जल रहा होगा उसको पहले बंद करेगा, बंद करेगा। तो ये जो फोटो सेल है इसको सबसे पहले तो लाइट मिलते रहता है, क्या होता है, मिलते रहता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, इसको लाइट मिलते रहता है, ठीक है। तो जैसे ही चोर आया और उसने लाइट को बंद कर दिया, किसको बंद कर दिया, लाइट को, तो अब इसको लाइट मिलना बंद हो जाएगा, लाइट मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ये इसको चिपका कर जो रखा है इसको खींच के, वो क्या हो जाएगा, यह नीचे स्विच गिर जाएगा, और नीचे में बैटरी लगा है, लगा है कि नहीं बैटरी, ये बैटरी क्या करेगा फिर एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो अलार्म रहेगा वो बजने लगेगा, जो भी साउंड करेगा वो यूं जो भी जैसा बजता है उस प्रकार को साउंड वेव निकालेगा, साउंड निकालेगा। समझे कि नहीं, नहीं समझे, इजी है। इसके बहुत सारे, खाली चोर घंटी का नहीं, इसमें बहुत, जैसे आप जानते हैं बड़े बड़े शहरों में क्या होता है,
स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होता है दिन भर चलते रहते हैं, जलते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये होता है, कैसे उसके लिए होता है, यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, बड़े बड़े महानगरों में होता है, ये स्विच लगा दिया जाता है। जब दिन होता है, जब उसको रोशनी मिलता है तो ये जो इस प्रकार से इसमें चिपक जाता है, और जब इसको रोशनी मिलना बंद हो जाता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ इस प्रकार से जुड़ जाता है और स्विच क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और पूरे नगरों की लाइट जो है जलती है। और जैसे ही फिर इसको लाइट मिलेगा ऑटोमेटिक बुझ जाता है। ये आप जब बड़े बड़े सिटी में जाएंगे तो ये चीज देखने को मिलता है कि जैसे थोड़ा सा लाइट मिला, थोड़ा सा, फिर वो लाइट स्ट्रीट लाइट बंद हो जाता है। आ रहे समझ में? आप बड़े बड़े सिटी में जाएंगे तो देखना स्ट्रीट लाइट बंद रहता है, और इधर आप गांव में देखो ना जलते रहते, क्योंकि उसको आदमी बंद से चालू करेगा। और बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार का ही टेक्निक होता है। चोर घंटी समझ में आया कि नहीं? आ गया। दूसरा चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अंधेरे में कैसे काम करता है, ठीक है। अरे देखिए, सबसे पहले ये हमने सेल बना लिया इस तरीके से, ये इसका सर्किट इजी है। यहाँ पे जो भी अलार्म लगा दी, ये बैंक के लॉकरों में रखा जाता है इसको, ठीक है, ठीक है जी। बैंक के लॉकरों में क्या करते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये बैंक के समझे लॉकरों में रखा जाता है ये। अब जब अंधेरा है, पूरा बैंक बंद करके जाते हैं, लॉकर वहां सब अंधेरा रहता है। अब चोर आएगा तो वो अंधेरे में थोड़ी लाइट मारेगा पहले, और जब लाइट मारेगा तो इसको क्या मिले, किरणें मिले, और जब किरणें इसको मिला तो ये सब एक्टिव हो गया, और जो ये क्या होना, फिर ये यहाँ बजने लग जाता है। समझे कि नहीं? अंधेरे में उसको लाइट नहीं मिल रहा है, वो बज नहीं रहा है, बज रहा है क्या? जैसे अब चोर आएगा लाइट मारेगा तो इस प्रकार से फिर क्या होगा, लाइट मारा, उसके बाद ये बैटरी एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और फिर यह क्या होने लगता है, यहाँ ये जलने लगता है, या जलेगा, ये साउंड करेगा, जो भी जो करना है। इसलिए देखना बड़े बड़े धुआं मिलने से जो है बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनाए रहते हैं वो लोग बजने लगते हैं, डेंजर का साइन, देखो कि नहीं? तो वो सब इन्हीं के कारण होता है। देख ले प्रकाश सेल के फायदे देखो। अब इसको लिख लोगे कि एक एक हिंदी थोड़ी लिखो, इसका लिख पाओगे ना? इजी है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमको 2-3 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।